एवरीवन, आप सुन रहे हैं कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ घंटे पहले आज रात काव्या को अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होने के लिए कहते हुए मानो उसे कमरे से बाहर चला गया था, जिसके जाते ही काव्या के आंखों से आंसू छलक पड़े थे। भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हर बार मेरे ही साथ ऐसा होता है। ना मुझे कभी अपनों से प्यार मिला और ना ही इन गैरों से। आखिर मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है। मेरा अपना परिवार जो बस एक नाम का मेरा है, वहाँ मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है। बस एक मेरी माँ थी, लेकिन वह भी मुझे छोड़कर चली गई। दूसरा, जिससे मैंने बचपन से प्यार किया था, वो भी एक झटके मुझे और मेरे प्यार को ठोकर मारते हुए मेरी उस सौतेली बहन के पास चला गया। आखिर सब मुझसे ही दूर क्यों चले जाते हैं। अपनी बातों को कहते हुए काव्या रोने लगी थी। कुछ देर तक वह फर्श पर ही बैठे अपने अतीत, अपने वर्तमान को सोचते हुए बस सिसकियां ले रही थी। वही कुछ वक्त बीत जाने पर काव्या अपनी जगह से खड़ी हुई और रूम में ही रखे एक बड़े से शीशे के सामने खड़ी होते हुए खुद की आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ किया। साथ ही चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, किसी ने ठीक ही कहा है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेना बेवकूफ़ी है। ठीक उसी तरह मानव सेठी के अगेंस्ट रहकर मुझे आज़ादी नहीं मिलने वाली। मुझे इस कैद से बाहर निकलने के लिए अपनी उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ेगी, जिसकी शुरुआत होगी आज से। मेरी मुंह दिखाई की रस्म करना चाहता है न वो, तो ठीक है मानव सेठी, अब मैं तुम्हारे ही चाल को चलकर खुद की आज़ादी का राह बुनूंगी। लेकिन काव्या इस बात से अनजान थी कि वह जैसी मुंह दिखाई की रस्म के बारे में सोच रही थी, मानव ने उसके लिए वैसा कुछ भी प्लान नहीं किया था, बल्कि उसे लेकर कहीं बाहर जा रहा था, जिसका एहसास काव्या को कुछ घंटे बाद हुआ था। जब वो मानव सेठी व उसके दोनों भाइयों से मिली, तभी मानव उसे लेकर बाहर अपनी कार में बैठ गया, जिसे देख काव्या पूरी तरह से चौंक गई थी। लेकिन कार मुंबई की अंधेरी सड़कों पर दौड़ रही थी, जिसके साथ ही काव्या की धड़कनें भी बढ़ रही थी। तभी वो अपने बगल में ही बैठे मानव सेठी की तरफ देखते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें पता है ना कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, तो इस तरह पब्लिकली कहीं भी जाना मेरे लिए सेफ नहीं है। यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा देंगी। लेकिन मानव की नज़रें अभी भी अपने गोद में रखे लैपटॉप पर थी, जिस पर वह बस लगातार अपनी उंगलियां दौड़ाए जा रहा था। तो वही काव्या मानव के द्वारा खुद को और अपनी बातों को इग्नोर होता देख पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी और अपने दोनों हाथों को बांधते हुए सीधे बैठ गई। तभी ड्राइवर ने भी अपनी कार पर ब्रेक लगा दी, जिसके रुकते ही मानव ने काव्या के सामने एक मास्क बढ़ाते हुए कहा, बेबी गर्ल, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किसी मुसीबत में डाल सकता हूँ? क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो, इस नाते से तुम्हारे साथ अब से जो भी होगा वो सिर्फ मैं करूँगा। बाकी किसी को तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने की इजाज़त नहीं है। मानव की इस बात से काव्या थोड़ी हैरान थी, लेकिन तभी मानव को कार से बाहर निकलते देख वह भी अपने चेहरे को उस मास्क से ढकते हुए बाहर निकल आई। बाहर आते ही काव्या थोड़ी डरी हुई भी नजर आ रही थी, जिसकी नज़रें खुद की चारों तरफ दौड़ते हुए देख रही थी कि कहीं कोई उसे पहचान तो नहीं रहा। तभी मानो उसके हाथों को अपने बाजू में फंसाते हुए एक होटल के अंदर चला गया, जिसके अंदर का माहौल देख काव्या की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी, क्योंकि वह जगह कोई पब जैसी थी, लेकिन एक ऐसी जगह जो काव्या के दुनिया से बिल्कुल अलग थी, जहाँ आदमियों के भीड़ में शराब और शबाब दोनों की कोई कमी नहीं थी। सभी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। तो वही एक बात जो काव्या को और ज़्यादा चौंका गई, वहाँ सभी गर्ल्स ने अपने चेहरे को एक मास्क के अंदर छिपा रखा था। लेकिन ऐसा क्यों था? साथ ही यह कैसी जगह है? अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाती हुई काव्या अंदर ही अंदर कई सवाल लिए बस वो मानो के साथ आगे बढ़ती जा रही थी, जिसके पीछे मानो के दोनों भाई भी चल रहे थे। तभी अचानक से काव्या अपने कदमों के पीछे करते हुए सहम सी गई, क्योंकि अपने चारों तरफ देखते हुए
उसे होश ही नहीं था कि वह मानव के साथ किस तरफ बढ़ती जा रही है। वह होश में तब आई जब उसे एक चीख सुनाई दी। उसने देखा कि उसके सामने ही एक आदमी खड़ा, जिसका एक हाथ काव्या के चेहरे के काफी करीब है, जो शायद उसके चेहरे को छूना चाह रहा था, लेकिन वह छू पाता उससे पहले ही उसके हाथ को बीच में ही मानव सेठी ने पकड़ लिया था, जिस पर अपनी पकड़ इतनी टाइट कर दी थी कि वह आदमी दर्द से छटपटा उठा था। तभी मानव भी काव्या के हाथ को अपनी बाजुओं से आजाद करते हुए अपने हाथ उसकी कमर में डाले उसे खुद के काफी करीब खींच लिया। यह सब इतना जल्दबाजी हुआ कि काव्या भी जाकर मानव के सीने से चिपक गई थी, जहां इस वक्त मानव का एक हाथ अभी भी सामने खड़े आदमी के हाथों को मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से सामने खड़ा आदमी अपने हाथ को पकड़े छटपटा रहा था। तो वही मानव का दूसरा हाथ काव्या की कमर पर था। साथ ही मानव एक कड़कती आवाज में बोला, भटनागर, मेरी बीवी की तरफ आंख उठाने वाले की भी मैं आंखें निकाल लूं, और तूने तो उसकी तरफ अपना हाथ उठा दिया, फिर मैं तुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं। इतना कहते हुए मानव ने सामने खड़े आदमी के हाथों को झटका दिया और एक आवाज के साथ ही उस आदमी की जोरदार चीख निकल गई। तो वही काव्या डर की वजह से अपने चेहरे को मानव के सीने में छिपा लिया था। उसके बाद उस आदमी के साथ क्या हुआ वह काव्या नहीं देख पाई थी, लेकिन उस आदमी के हाथ की हड्डियां टूट चुकी थी। वह दर्द से छटपटा उठा था, जिसे देख पास ही खड़ा रणविजय एक आदमी की तरफ इशारा किया। तभी कुछ आदमी आए और दर्द से चीख रहे उस आदमी यानी कि भटनागर को उठाते हुए वहां से दूसरी तरफ ले गए। मानो ये कौन सी जगह है, मुझे यहाँ डर लग रहा है। अपने चेहरे को मानव के सीने में ही छिपाए उसकी कमर में अपने दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए काव्या ने कहा था। तो वही मानव अपने एक हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, बेबी गर्ल, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है, तुम्हारे साथ जो भी होगा वो सिर्फ मैं करूँगा, दूसरा कोई तुम्हें छूने तक की भी हिम्मत नहीं कर सकता। काव्या के चेहरे को हल्का ऊपर उठाते हुए मानव ने अपनी बातों को खत्म किया था। साथ ही अपने बगल में ही खड़े अगस्त्या की तरफ इशारा करते हुए उसने आगे कहा, इसके साथ रहना, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटा कर आता हूँ। और अगस्त्या के साथ काव्या को छोड़ते हुए मानो वहाँ से चला गया, जहाँ काव्या अभी भी हल्की डरी हुई नजर आ रही थी। तभी अगस्त्या उसके ऊपर तंज कसते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि चालबाज औरतें भी इतनी बुरी तरह से डरती हैं। अपनी जुबान तुम बंद ही रखो, अगस्त्या की बातों पर चिढ़ती हुई काव्या ने कहा और वहां से दूसरी तरफ चली गई। जिसे जाते देख अगस्त्या भी उसके पीछे ही दौड़ गया था, ये कहते हुए कि हे जस्ट अ वेट चालबाज औरत, सेकंड ब्रदर ने हमें साथ रहने के लिए कहा है। लेकिन काव्या उसकी बातों को इग्नोर करते हुए भीड़ में ही कहीं खो गई थी। जिसे अचानक से गायब होते देख अगस्त्या के माथे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगी थी। तो वही दूसरी तरफ उस पब में ही एक तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, जहां से वेटर अपने हाथ में विस्की के ग्लास से भरी ट्रे को लेकर सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर रहे थे। ऊपर एक सर्कुलर स्टाइल में सोफे लगे थे। चारों तरफ लगे सोफे के सेंटर में एक बड़ा सा टेबल था, जिस पर विस्की से भरी ग्लास रखी हुई थी। उस सर्कुलर सोफे पर कुछ लोग बैठे अपने हाथों में पकड़े विस्की के ग्लास को घुमा रहे थे। उनके बीच में ही बैठे मानव सेठी और रणविजय सेठी, जो इस वक्त शांत थे। तभी मानव के सामने ही बैठा आदमी बोला, मानव सेठी, हम लोग तुम्हारे साथ इतने घाटे का सौदा क्यों करें, जबकि यहाँ हम सभी जानते हैं कि यशवर्धन ठाकरे अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। अब तो उनके हाथ से किंग की कुर्सी भी जाने वाली है। फिर हम थोड़ा इंतजार करके अपना माल उससे ही क्यों ना दें जो उस कुर्सी पर बैठेगा, जबकि यहाँ हम सभी जानते हैं कि उस कुर्सी पर बैठने की तुम्हारी औकात बिल्कुल नहीं है। आज जो तुम ये जो भी कर रहे हो ना, बस उस यशवर्धन ठाकरे की मेहरबानी पर हो। उसके फेंके टुकड़ों पर पलने वाले बस तुम एक कुत्ता हो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
पहले आदमी की बातों को सुन दूसरे आदमी ने कहा था। जहाँ भी दूसरे आदमी ने अपनी बात पूरी की ही थी, तभी उस आदमी की गर्दन सामने विस्की के ग्लास से भरी टेबल पर लुढ़क गई थी, जिसे देखते ही वहां सभी डर से उछलते हुए अपने पैरों को भी सोफे के ऊपर रख लिए थे। आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी, जिनमें एक खौफ साफ नजर आ रहा था। तो वह आदमी जिसका सिर टेबल पर पड़ा था, शरीर सोफे पर ही एक तरफ लुढ़क चुका था। उसके पीछे मानव का बॉडीगार्ड जेम्स एक नंगी तलवार लिए खड़ा था, जिसमें से अब खून की बूंदें टपक रही थीं। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।